हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नेट पढ़ाई में। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है रेशों से वस्त्रों तक। इस लेसन में हम जानेंगे रेशों के बारे में और साथ ही उन जंतुओं के बारे में जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं। उन जंतुओं का पालन किस प्रकार किया जाता है, साथ ही इसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन रेशों से वस्त्रों तक। कक्षा 6 में आपने पादपों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के बारे में पढ़ा था। आपने यह भी पढ़ा था ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीद? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती है? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। अब आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो पादप होते हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होते हैं, कुछ रेशे प्राप्त होते हैं, और साथ ही कुछ जानवर भी होते हैं जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं। जो जानवर से हमें रेशे प्राप्त होते हैं उन रेशों को हम क्या कहते हैं? जांतव रेशे कहते हैं। जो ऊन होती है वह हमें किससे? भेड़ और याक के बालों से प्राप्त होती है। रेशम जो होता है वह हमें किन से? रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। ऊन से हम गर्म कपड़े बनाते हैं और रेशम से हम कई प्रकार के वस्त्र बनाते हैं, जैसे साड़ियाँ, सूट और अन्य प्रकार के वस्त्र भी बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं जांतव रेशे, ऊन और रेशम। 3.1 ऊन। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं, जैसा हम चित्र 3.1 में देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। अब जो ऊन होती है वह हमें भेड़, बकरी, याक और जो अन्य जंतु होते हैं उनके किन से? बालों से प्राप्त होती है। इन जंतुओं के शरीर कैसे होते हैं? बालों से, घने बालों से ढके होते हैं। जैसा हम चित्र 3.1 में देख रहे हैं कि जो एक भेड़ है इसके पूरे शरीर पे घने बाल है। तो ऐसे ही ये सारे जानवर होते हैं, जो भेड़, बकरी और याक और जो अन्य जानवर होते हैं इनके शरीर घने बालों से ढके होते हैं। इनका शरीर घने बालों से इसलिए ढका होता है ताकि ये इन्हें सर्दी से बचा सके, क्योंकि घने बालों के बीच क्या होता है? वायु आसानी से भर जाती है और वायु क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक होती है, और वह क्या करती है? इन जंतुओं को गर्म रखती है। और जो ऊन होती है वह किससे? इन्हीं रोएदार रेशों से यानी कि बालों से प्राप्त होती है। अब आप फिर से एक एक्सपेरिमेंट करिए। एक्सपेरिमेंट 3.1। अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं अतः कौन से मुलायम? आपको क्या करना है? आपके शरीर के जो बाल हैं, बाहों के और सिर के, उनको छूकर देखना है और अनुभव करना है और पता लगाना है कि कौन से बाल मोटे हैं, कौन से बाल रूखे हैं और कौन से बाल मुलायम हैं। हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। पहला दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरा त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तंतु रूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्ल में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए ही चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की ये प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। जो भेड़ होती है उनके शरीर पर हमारी ही तरह से 2 प्रकार के बाल होते हैं। पहले जो होते हैं वह कैसे होते हैं? दाढ़ी के रूखे बाल जैसे होते हैं, और दूसरी तरह के जो होते हैं
वह कैसे होते हैं? तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं। जो ये तंतु रूपी बाल होते हैं, इन्हें ही किस में प्रयोग किया जाता है? ऊन बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। भेड़ की कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ तंतु रूपी ही बाल होते हैं और इनके जनकों को किस रूप में काम में लिया जाता है? ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए काम में लिया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम और तंतु रूपी बाल होते हैं। तंतु रूपी मुलायम बालों जो भेड़ें होती है, उनको उत्पन्न करने के लिए जिन जनकों का चयन किया जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ऊन विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती है। सारणी 3.1 में हम देख सकते हैं, यद्यपि भेड़ों की ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। चित्र 3.2 में हम देखेंगे, हमारे देश में जो भेड़ है उनकी कितनी बहुत अलग अलग तरह की नस्लें हैं और जो हमारे देश में ऊन मिलती है उनमें से ज़्यादातर ऊन कहाँ से मिलती है? भेड़ से ही प्राप्त होती है। और भेड़ के अलावा हमें ऊन किन से? याक और बकरी से भी प्राप्त होती है। जो याक की ऊन होती है वह ज़्यादातर कहाँ प्रचलित है? तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। अब जो याक होता है वह कैसा होता है? जो हम चित्र 3.2 में देख सकते हैं कि ये याक है और इसका शरीर घने बालों से ढका हुआ है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। चित्र 3.3 और 3.4 में हम देख सकते हैं, कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं जिन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। अब जो बकरी के बालों से ऊन प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? वह अंगोरा ऊन कहलाती है, जो अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त होती है। जम्मू और कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है ये बकरी। जो कश्मीर में जो बकरी पाई जाती है उनसे जो बाल निकलते हैं, जो रेशे प्राप्त होते हैं, उनसे क्या बनाया जाता है? शॉल बनाया जाता है और वह पश्मीना शॉल के नाम से प्रचलित है। चित्र 3.3 में हम देख सकते हैं, पहली जो बकरी दिखाई गई है वह कौन सी बकरी है? अंगोरा बकरी। और दूसरी जो है वह साधारण बकरी है। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। चित्र 3.5 में हम देखेंगे, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त की जाती है। चित्र 3.5 में हम ऊंट देखेंगे और जो चित्र 3.6 और 3.7 है उनमें क्या हम देखेंगे? लामा देखेंगे और एल्पेका। यह देखने में किसकी तरह लगता है? ये साधारण हिरण की तरह लगता है, लेकिन इनके शरीर पर घने घने बाल होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? यह दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अब हम फिर से एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्रियाकलाप 3.2, ऊन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अब आप एक क्रियाकलाप करेंगे जिसमें क्या करेंगे? उन जंतुओं का आपको जो चित्र है वो क्या करना है? एकत्रित करना है, जिनके बालों का उपयोग हम किस में काम में लेते हैं? ऊन के रूप में काम में लेते हैं। और उन्हें कहाँ चिपकाएंगे? स्क्रैप जो आपकी बुक है उसमें चिपकाएंगे। और अगर आपको उनके चित्र नहीं मिलते हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें देखकर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और ड्रॉ कर अपनी पुस्तिका में आप बनाएंगे। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊंट और याक जिस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। अब जो आपके क्षेत्र में जो
भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, याक है, उनको किस नाम से जाना जाता है, ये भी आप पता लगाइएगा। अब इसके बाद हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 3.3 भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहाँ वे जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कीजिए। अब आपको क्या लेना है, एक मानचित्र लेना है और किसका लेना है, भारत और विश्व का, और वहाँ पे क्या चिन्हित करने हैं, वहाँ पर जो जंतु पाए जाते हैं, जो अलग अलग स्थानों पर जो जंतु पाए जाते हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है, उन जंतुओं के उन जगहों पर हमें क्या करना है, अलग अलग रंगों के आप स्केच पेन या मार्कर से हमें निशान लगाने हैं। रेशों से ऊन तक। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हीं से संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ऊन जो होती है हमें किससे प्राप्त होती है, भेड़ों से प्राप्त होती है। उसके लिए क्या किया जाता है, भेड़ों को पाला जाता है और उनके जो बाल होते हैं उनको काटकर और उनसे ही ऊन बनाई जाती है। तो ये जो ऊन बनाने का प्रक्रम होता है, जो प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। भेड़ पालन और प्रजनन। यद्यपि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गड़ियरों को भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियां पसंद करती है। भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घर के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में उनमें प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। अब आपने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की जो पहाड़ी क्षेत्र है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के जो मैदान क्षेत्र की अगर आपने यात्रा करी होगी तो आपने गड़रिये जो क्या करते हैं, भेड़ों के झुंड को चराने का काम करते हैं, वे भेड़ों को पालते हैं, तो उनको ले जाते हुए देखा होगा। भेड़ क्या होती है, शाकाहारी होती है और वह क्या खाती है, घास और पत्तियां खाती है। जो भेड़ का पालन करने वाले होते हैं वह उन्हें हरे चारे के अलावा क्या क्या खिलाते हैं, दाल, मक्का, ज्वार, खली और जो खनिज होते हैं वे खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को कहाँ रखा जाता है, घरों के अंदर, और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। जो हमारा देश है वहाँ पे भेड़ों को किस लिए पाला जाता है, ऊन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में हम देखेंगे कि जो अलग अलग हमारे देश में जो भेड़ पाई जाती है और जो हमारे देश में जो भेड़ों की नस्ल हैं और उनसे हमें किस प्रकार की ऊन प्राप्त होती है, वह सब हम सारणी 3.1 में देखेंगे। भेड़ की कुछ नस्लों की शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है, इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। जो भेड़ों की कुछ नस्लें होती हैं उनके शरीर पर क्या होते हैं, बालों की घनी परत होती है और इससे हमें क्या प्राप्त होती है, इससे अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। और जो ये भेड़ होती है और तो इनके जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, जिसमें एक अच्छी भेड़ चुनी जाती है वह वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। इसमें एक भेड़ ऐसी होती है जिसकी नस्ल अच्छी होती है
जिसका जनक अच्छी भेड़ की होता है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बाल जो होते हैं वह घने हो जाते हैं तो क्या किया जाता है, उनके बालों को काट लिया जाता है। रेशों को ऊन में संसाधित करना। स्वेटर बुनने अथवा शाल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है, जिसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। चरण 1, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। चित्र 3.8 ए में हम देखेंगे। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बालों को उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बालों को काटने के लिए प्रयुक्त की जाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों की सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित कर ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है, जैसा कि आपको बाल काटने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनाने में नहीं होता। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं, जैसा कि आपके उग जाते हैं। अब हम सारणी 3.1 देखते हैं। पहले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें। नस्ल का नाम लोही, और उनसे जो ऊन प्राप्त होती है वह कैसी ऊन होती है? अच्छी गुणवत्ता की ऊन होती है। और इस नस्ल की भेड़ कहाँ पाई जाती है? कौन से प्रांत में, कौन से राज्य में पाई जाती है? राजस्थान और पंजाब में। इसके पश्चात है रामपुर बुशियार। इस भेड़ से जो हमें ऊन प्राप्त होती है वह कैसी होती है? उसकी गुणवत्ता वह भूरी ऊन होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसके पश्चात है तीसरी जो नस्ल है वह कौन सी होती है? नाली। और उससे जो ऊन प्राप्त होती है वह किस में प्राप्त की कैसी होती है? गलीचे की ऊन होती है। उससे क्या बनाए जाते हैं? गलीचे बनाए जाते हैं। और वह ये जो नस्ल होती है यह ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। इसके पश्चात चौथी जो नस्ल है वह कौन सी है? बाखरवाल। बाखरवाल से क्या होता है? बाखरवाल की जो ऊन होती है वह कैसी गुणवत्ता की होती है? उनसे क्या बनाया जाता है? ऊनी शॉल बनाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। इसके पश्चात है मारवाड़ी, और इनसे हमें जो ऊन की गुणवत्ता प्राप्त होती है वह कैसी होती है? मोटी और रुक्ष ऊन होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? गुजरात में यह नस्ल पाई जाती है। और सबसे आखिरी में है पाटनवाड़ी, और ये किस में काम में ली जाती है? होजरी के लिए काम में ली जाती है। और ये कहाँ प्राप्त होती है? ये नस्ल गुजरात में ही प्राप्त होती है। अब जो रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है हम ये प्रक्रिया जानते हैं। स्वेटर बुनने और शॉल बनाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली ऊन को कैसे बनाया जाता है? यह विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है। तो जो पहला चरण है उसमें क्या होता है? ऊन की कटाई होती है। पहले चरण में क्या किया जाता है? ऊन को भेड़ के शरीर से अलग किया जाता है। रेशों को, जो रेशे होते हैं ऊन तो ये बाद में परिवर्तित होती है, तो जो बाल होते हैं उनको भेड़ों के शरीर से निकाला जाता है। बालों को शरीर की एक पतली परत के साथ निकाल लिया जाता है। हम चित्र 3.8 के ए में देखेंगे कि जो ऊन है उसके बालों की कटाई की जा रही है। जो भेड़ है उसके बालों को निकाला जा रहा है, ऊन की कटाई की जा रही है। भेड़ को जो बाल होते हैं उनको निकालने के लिए कैसी मशीन का उपयोग किया जाता है? जैसा कि जो नाई होते हैं उनके बालों को, वो जो बाल काटते हैं वैसी मशीन का प्रयोग किया जाता है भेड़ के बालों को काटने के लिए। भेड़ के बाल कब निकाले जाते हैं? गर्मी के मौसम में निकाले जाते हैं ताकि वह सर्दी के मौसम में आसानी से जीवित रह सके। बाल क्या करते हैं? ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। और इन्हीं ऊनी रेशों को किस में परिवर्तित किया जाता है? धागों में परिवर्तित किया जाता है।
ऊन को उतारने के दौरान जो भेड़ होते हैं उन्हें कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि जैसे हम हमारे बाल काटते हैं वैसे ही भेड़ों के बाल होते हैं, तो उन्हें भी कोई दर्द नहीं होता है। क्योंकि बाल क्या होते हैं, हमारे शरीर की ऊपरी त्वचा के ऊपर होते हैं। तो और जो ऊपरी त्वचा के ऊपर जो बाल होते हैं वह क्या होती हैं, मृत कोशिकाएं। ये मृत कोशिकाओं से हमारे बाल बने होते हैं और ये वापस भी उग जाते हैं। तो भेड़ों को जो ये बाल हटते हैं इनसे कोई तकलीफ नहीं होती है, उन्हें कोई कष्ट नहीं सहना पड़ता। इसके पश्चात है चरण 2। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी रेशों को ऊन में परिवर्तित करने से पहले उनमें से चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। चित्र 3.8 बी और सी में हम देखेंगे। चरण 3। अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रॉमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा या पृथक किया जाता है। चरण 4। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छाट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर है जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। चरण 5। रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। चरण 6। अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। चित्र 3.8 डी में हम देखेंगे। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। अब जो दूसरा चरण होता है उसमें क्या किया जाता है, जो त्वचा सहित बाल जो उतारे जाते हैं भेड़ों पर से, उन्हें किस्में टंकियों में डालकर धोया जाता है, ताकि उनमें से क्या निकल जाए, धूल, चिकनाई और जो मैल होता है वह सब निकल जाए। यह जो प्रक्रम होता है ये क्या कहलाता है, अभिमार्जन कहलाता है। और ये आजकल किसके द्वारा, मशीनों के द्वारा होता है। चित्र 3.8 जो है 3.8 में हम देखेंगे कि पहला जो अभिमार्जन हो रहा है वह टंकियों में मानव के द्वारा हो रहा है, और जो सी में जो अभिमार्जन हो रहा है वह किसके द्वारा, मशीनों के द्वारा हो रहा है। अभिमार्जन के पश्चात तीसरे चरण में क्या होता है, इसके बाद छटाई की जाती है। छटाई के अंदर जो रोएदार रॉमिल बाल होते हैं वह कहाँ पे, कारखानों में भेज दिए जाते हैं, और जो गठन वाले बाल होते हैं उनको छाट कर अलग किया जाता है। चौथा जो चरण होता है उसमें क्या किया जाता है, बालों को सुखाया जाता है। पर उससे पहले क्या किया जाता है, जो बर होते हैं, जो छोटे छोटे कोमल और फूले हुए जो रेशे होते हैं उनको बर कहते हैं, उनको क्या करते हैं, अलग कर लिया जाता है। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जन करके सुखा लिया जाता है। इस प्रकार जो प्राप्त उत्पाद ही जो धागे होते हैं वह काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। पांचवा चरण जो होता है उसमें क्या किया जाता है, रेशों की रंगाई की जाती है, क्योंकि जो भेड़ होती है और जो बकरियां होती हैं उनके जो सारे जानवर होते हैं उनके बाल कैसे होते हैं, या तो काले, भूरे अथवा सफ़ेद होते हैं। तो पांचवें चरण में क्या होता है, जो रेशे होते हैं उनकी रंगाई की जाती है। और आखिरी जो चरण होता है छठा, उसमें क्या की जाती है, उस चरण में रीलिंग की जाती है। उस चरण को क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर क्या किया जाता है, धागा बनाया जाता है। हम चित्र 3.8 के डी में देख सकते हैं कि जो लंबे रेशे होते हैं उन्हें एक मशीनों के द्वारा लपेटा जाता है और
फिर इनसे क्या किया जाता है, स्वेटर बुनने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ये जो पूरा प्रक्रम होता है जिसमें रेशों को ऊन में परिवर्तित किया जाता है, इसको हम अलग अलग नामों से हम जान सकते हैं। जो पहला है ऊन की कटाई, दूसरा अभिमार्जन, तीसरा छटाई, चौथा बर की छटाई, पांचवा रंगाई और छठा और आखिरी है रीलिंग। तो ऐसे हम इस प्रक्रिया को अलग अलग नाम दे सकते हैं। व्यावसायिक संकट। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वाला का कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे सॉर्टस रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। जो ऊन होती है उनसे हमारे देश में अनेक व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी जीविका उपार्जन करते हैं, और ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण साधन है जीवन यापन करने का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम ऊन की छटाई करते हैं तो वह जोखिम भरा भी होता है, क्योंकि जो जानवर होते हैं जो खासकर पेड़ पौधे पत्तियां खाते हैं, उनके अंदर एक जीवाणु पाया जाता है और वो उस जीवाणु से संक्रमित होते हैं। वह जीवाणु होता है एंथ्रेक्स जीवाणु। यह रक्त रोग का एक कारक है, जिसे सॉर्टिस रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग के कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना क्या कहलाता है, व्यावसायिक संकट कहलाता है। अब हम एक और क्रियाकलाप 3.4 करेंगे। अपने सहपाठियों के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है। अब आप इस विषय पर चर्चा करिए कि जो हम भेड़ों को पालते हैं, फिर उनके शरीर से ऊन जो प्राप्त करते हैं और बालों को उतारते हैं, ये सब क्या एक उचित प्रक्रम है? तो इस पर आप चर्चा कीजिए। आगे हम पढ़ते हैं 3.2 रेशम। रेशम के रेशे भी जांतव रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन रेशम कीट पालन कहलाता है। अपनी माताजी, चाची जी, दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। रेशम के रेशे हम जो होते हैं वह भी क्या होते हैं, जांतव रेशे होते हैं, और ये किससे मिलते हैं, रेशम के कीट से, उनके फाइबरों से बनते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहते हैं और उसे सेरिकल्चर भी कहते हैं। आपकी जो माता जी, दादी जी और इन सब के पास में विभिन्न रेशम की साड़ियाँ होगी, उनसे इस बारे में जानकारी प्राप्त करिएगा। और जो अब हम रेशम जो प्राप्त करने की प्रक्रिया है, उसके पहले हम रेशम कीट का जो जीवन चक्र होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने के लिए सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को अपने एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन के बने एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्द ही कैटरपिलर स्वयं की पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। चित्र 3.9 में हम
देखेंगे। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मधु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। जो रेशम कीट का जो जीवन चक्र होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, मादा रेशम कीट जो होती है वह क्या करती है, अंडे देती है, जिनसे क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं और उन्हें कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहते हैं। जब ये आकार में वृद्धि करते हैं तो ये अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में पहुंचते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, प्यूपा या कोशित कहते हैं। अब ये इस अवस्था में क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक जाल बुनते हैं। ये जाल क्या करता है, उन्हें अपने स्थान पर बने रहने की सहायता प्रदान करता है। यह अंग्रेजी की जो संख्या 8 होती है उसको उसके समान सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की जो ये स्थिति होती है ये क्या करती है, इस गति के समय कैटरपिलर पतले के तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ क्या करता है, अपने शरीर से निकालता है, जो कठोर होकर सूख जाता है और फिर वह किस में परिवर्तित हो जाता है, रेशम के रेशे में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके पश्चात क्या होता है, जो कैटरपिलर होता है वह स्वयं को इस रेशम के रेशों से ढक लेता है और क्या बन जाता है, प्यूपा बन जाता है। और ये जो आवरण होता है यह क्या कहलाता है, जिस आवरण से ये कैटरपिलर ढका होता है, कोकून कहलाता है। अब जो ये कैटरपिलर होता है इसके आगे का विकास कहाँ होता है, इस कोकून के भीतर ही होता है। जो ये रेशम का रेशा होता है ये किस काम में लिया जाता है, वस्त्र बनाने के काम में लिया जाता है। जो ये रेशम का जो एकदम पतला और मुलायम जो रेशा होता है यह किससे भी ज़्यादा यह स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। अतः टसर रेशम, मुगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। अब जो रेशम कीट होता है उसकी कितनी बहुत अलग अलग तरह की किस्म होती हैं और उनसे जो प्राप्त रेशम होता है वह भी अलग अलग तरह का होता है। उनकी जो चिकनाहट, चमक और रुक्षता भी अलग अलग होती है। जो अलग अलग जैसे अलग अलग प्रकार का जो रेशम होता है जैसे टसर रेशम, मुगा रेशम, कोसा रेशम और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। जो सबसे जो ज़्यादा प्रचलित रेशम है वह कौन सा होता है, जो शहतूत रेशम होता है वह होता है। जो शहतूत रेशम कीट जो शहतूत पर रहते हैं, शहतूत के पेड़ पर रहते हैं, है ना, वह सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम कैसा होता है, फाइबर जो होता है वह मृदु, चमकदार और लचीला होता है और इसे अलग अलग सुंदर से रंगों में भी रंगा जा सकता है। जो भारत में रेशम कीट का पालन है वह बहुत ही क्या है, बहुत ही प्राचीन है और ये बहुत ही अत्यधिक उच्चतम स्तर पर यह व्यवसाय भारत में प्रचलित है। अब हम एक और क्रियाकलाप करेंगे, क्रियाकलाप 3.5। विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। आपको ये दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कतरनों की ढेरी में मिल सकते हैं। अपनी माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। उन रेशम के कीटों को चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम
प्रदान करते हैं। अब आपको रेशमी वस्त्र के टुकड़े लेने हैं। टुकड़े एकत्रित करके कहाँ पे लगाने हैं? आपकी जो स्क्रैप बुक है उसमें लगाना है। या आप कहाँ से इकट्ठे कर सकते हैं? या आप दर्जी की जो दुकानें होती हैं वहाँ पे कतरनें होती है, वहाँ से आप इनको इकट्ठा कर सकते हैं। और आपकी जो माता जी हैं, दादी है या चाची है, जो भी आपके घर में जो भी औरत है या आपकी जो शिक्षिका है, उनसे जाकर और जो विभिन्न किस्म के रेशम होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, उनको पहचानना सीखिए और उन सबको अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। और जो रेशम होता है उनके टुकड़ों का गठन करके और उनकी बुनावट की तुलना किससे करनी है? आपको कृत्रिम जो रेशम होते हैं उनसे करनी है, जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। और साथ ही आपको क्या करना है, जो विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं जिनसे रेशम प्राप्त होती है, हमें उनके चित्र भी चिपकाने हैं। इसके पश्चात है क्रियाकलाप 3.6। किसी कृत्रिम रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उन जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हुआ? अब सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाइए। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? यह जानने के लिए रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप 3.7 करने का प्रयास कीजिए। अब क्रियाकलाप 3.6 में आप क्या करेंगे कि जो एक कृत्रिम रेशम होगा उसको और शुद्ध रेशम होगा उसके एक एक धागे को लेंगे और इन धागों को क्या करेंगे, आप बहुत ही सावधानी से किसी की बड़ों की सहायता लेकर आप इसे जलाइएगा और उसमें से जो गंध निकलती है दोनों रेशों में से उसको महसूस कीजिएगा। अब सावधानी से जो ऊन का एक धागा है, एक रेशा है, उसको भी जलाएंगे और इसके जलने के पश्चात हम क्या करेंगे, उसकी तुलना करेंगे कि जो उस ऊन को जो जलाया है उसकी जो गंध है वह कैसी है, कृत्रिम रेशम जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी है। और इसको आप पहचानने की कोशिश करिएगा कि ये ऐसा क्यों है। अब हम एक और क्रियाकलाप करेंगे, क्रियाकलाप 3.7। चित्र 3.9 में की फोटो प्रतिलिपि लीजिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों के जीवन चक्र की अवस्था के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वह विजेता होगा। अब आपको जो अगला क्रियाकलाप दिया हुआ है उसमें क्या करना है, आपको जो चित्र दिया हुआ है 3.9 जिसमें बताया गया है कि एक नर है, एक मादा है और उसके बाद शहतूत की पत्ती पर अंडे दिए गए बताए हैं। फिर रेशम का जो कीट है जो संपूर्ण जिससे कोकून, उसके पश्चात कोकून बनता है ना। फिर उसके पश्चात कोकून का जो विकासशील कीट है, इस पूरे जीवन चक्र को आपको एक पेपर या फिर किसी गत्ते पर आपको दर्शाना है ना। और उसके पश्चात क्या करना है, इनकी जो सारी अवस्थाएं हैं उनको क्रम में लगाने का प्रयास करना है और फिर देखना है कि कौन सबसे जल्दी लगाता है वही विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। इसे अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लिखिए। आप अपनी भाषा में बता सकते हैं कि जो रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है और उसको आप अपनी स्क्रैप जो बुक है आपकी उसमें लिख सकते हैं। कोकून से रेशम तक। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकून को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। 3.10 ए में हम देख सकते हैं। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित कर रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक या किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप
तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। चित्र 3.10 बी में हम देखेंगे लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं और आमाप में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। चित्र 3.10 के सी में हम देखेंगे लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिन के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनने के लिए बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। चित्र 3.10 में हम देखेंगे इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। अब जो रेशम को प्राप्त करने के लिए किसको पाला जाता है? रेशम कीट को पाला जाता है। और क्या किया जाता है? कोकून को एकत्रित किया जाता है और उनसे रेशम का जो फाइबर होता है उसको अलग किया जाता है। रेशम कीट को कैसे पाला जाता है? कोई मादा रेशम कीट एक बार में कितने अंडे देती है? सैकड़ों से भी ज़्यादा अंडे देती है और उन्हें क्या किया जाता है? सावधानी से किसी कपड़े पर या किसी कागज़ पर संग्रहित करके जो रेशम कीट के जो पालक होते हैं उन्हें बेच दिया जाता है। इसके पश्चात वे क्या करते हैं? वे इन अंडों को स्वास्थ्य स्थिति में रखकर, उचित ताप में रखकर और उचित आर्द्रता में रखकर, जो उनके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं उनमें रखकर और उनका संचय करते हैं ताकि उनमें से क्या हो? उनमें से लार्वा निकल जाए। यह तब किया जाता है जब जो शहतूत का जो पेड़ होता है उनमें नई पत्तियां आ जाए। जो लार्वा होते हैं वे क्या करते हैं? वे दिन रात खाते रहते हैं और बहुत बड़े होते रहते हैं। काफ़ी बड़े मात्रा में वह अपना विकास करते हैं। लार्वा जो होते हैं उनको क्या होता है? उनको कहाँ रखा जाता है? शहतूत की ताज़ी पत्तियों के साथ बांस की एक ट्रे में रखा जाता है और वह 25 से 30 दिन तक क्या करते? 25 से 30 दिन के बाद खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनने के लिए वे कहाँ चले जाते हैं? बांस के जो बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं और कैटरपिलर और रेशम कीट क्या बन जाते हैं? कोकून बन जाते हैं और इसके भीतर क्या विकसित होता है? प्यूपा विकसित होता है। रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। अब जो रेशम होता है उससे फाइबर, जो रेशम के कीट होते हैं उन्हें क्या किया जाता है? जो कोकून बनते हैं उनको ढेर के जो उनका जो ढेर होता है उनको गर्म पानी में या फिर धूप में उबाला जाता है और उनसे जो कोकून, जो वयस्क जो कीट होते हैं उनसे क्या किया जाता है? रेशम का जो फाइबर होता है उसको अलग किया जाता है और ये फाइबर अलग करने के पश्चात क्या किया जाता है? उन्हें धागे बनाने की प्रक्रिया में, जिसको रीलिंग कहते हैं, उसमें परिवर्तित किया जाता है। रीलिंग किसके द्वारा होती है? मशीनों के द्वारा होती है जो कोकून में से फाइबर या रेशे निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की क्या की जाती है? कताई की जाती है और उनसे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। और फिर जो बुनकर होते हैं, जो रेशम का कपड़ा बनाने वाले होते हैं, वह क्या करते हैं? उन धागों से वस्त्र को बनाते हैं। रेशम की खोज। रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन
चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने साम्राज्ञी सी लुंग ची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने के कारण पता लगाने के लिए कहा था। साम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। जो रेशम की खोज है वह ऐसा कहा जाता है कि चीन में हुई थी। चीन में एक सम्राट थे जिनका नाम हुआंग टी था और उन्होंने उनके जो बगीचा था उसमें शहतूत के वृक्ष की जो पत्तियां थी वह क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए अपनी जो साम्राज्ञी थी शी लुंग ची उनसे कहा था। तो उन्होंने देखा कि जो पत्तियां थी वह सफ़ेद जो कृमि थे वह खा रहे थे और साथ में उन्होंने यह भी देखा कि जो कृमि के आसपास चमकदार कोकून वह अपने आसपास क्या कर रहे थे, चमकदार कोकून बुन रहे थे। और क्या हुआ कि जो कोकून थे वह उनके चाय का जो प्याला था उसमें आके गिर गए और उससे क्या हुआ कि जो उनके इर्द गिर्द जो कोकून के जो नाजुक धागे थे वह गुच्छा उनसे अलग हो गया। इस प्रकार से रेशम उद्योग का चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्ष तक क्या हुआ, वह उद्योग वहीं पर ही था। वह वहाँ पे कड़ी पहरेदारी में ही उसको गुप्त रखा गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो यात्री और व्यापारी थे उन्होंने उसका पता लगाया और ये ऐसे दूसरे देशों में प्रचलित हो गया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उन व्यापारियों ने और यात्री ने, उसे आज भी क्या कहा जाता है, सिल्क रूट कहा जाता है। अब हम करते हैं अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ी होंगी। क, बा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल। ख, मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज फेस वॉज वाइट एज स्नो। ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि पहला, ब्लैक शिप काली भीड़ के किन भागों से ऊन होती है। तो जो शिप होती है उनकी किन भागों से ऊन मिलती है हमें जो उनके मुलायम और महीन बाल होते हैं उनसे हमें ऊन मिलती है। दूसरा है, मेमने के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। तो मेमने के सफ़ेद रोमों से तात्पर्य है कि जो भेड़ के जो बच्चे होते हैं उनकी ऊन का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। इसके पश्चात है प्रश्न 2, रेशम कीट अ कैटरपिलर ब लार्वा है, सही विकल्प चुनिए। क केवल ए, ख केवल ब, ग ए और ब दोनों, घ ना ही ए और ना ही ब। अब जो रेशम कीट का जो कैटरपिलर और लार्वा है उनमें से सही विकल्प क्या है। तो जो सही उत्तर है वह है ग, ए और ब। जो रेशम कीट होते हैं वह कैटरपिलर भी होते हैं और क्या, लार्वा भी होते हैं। इसके पश्चात है प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती। क याक, ख ऊंट, ग बकरी, घ घने बालों वाला कुत्ता। तो अब आप बताइए कि किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। तो जो याक है उससे भी ऊन प्राप्त होती है, ऊंट से भी होती है, बकरी से भी होती है। तो इसका उत्तर होगा घ घने बालों वाला कुत्ता, क्योंकि हमें कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होती है। अब प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। पहला है पालन। पालन से तात्पर्य है
किसी की देखभाल करना, उसे आश्रय प्रदान करना, उसका भरण पोषण करना, उसे खिलाया पिलाया जाना, ये क्या है? पालन। और इस लेसन में पालन का अर्थ क्या है? जो जानवर होते हैं उनको पालना, यानी कि उनकी देखभाल करना, उन जानवरों को खिलाना पिलाना, अपने आश्रय में रखना। और उनको क्यों रखा जाता है? ताकि उनसे उनकी जीविका का यापन हो सके, तो यह पालन होता है। जैसे कि जो भेड़ होती है उनको ऊन के लिए पाला जाता है, और जो ऊँट होते हैं उनको ऊन के लिए पाला जाता है, जो रेशम के कीट होते हैं उनको रेशम के लिए पाला जाता है। तो पालन ये होता है। इसके पश्चात है ऊन की कटाई। तो जो ऊन कटाई होती है वह क्या होती है? जब कोई भेड़ के जो घने बाल होते हैं उसकी एक मोटी परत उनके शरीर पर क्या होती है? विकसित हो जाती है। तो इन बालों को ऊन प्राप्त करने के लिए काटा जाता है, और क्या किया जाता है? भेड़ की त्वचा से ऊन को, जो उनके बाल होते हैं उनको अलग किया जाता है। यह क्या कहलाती है? ऊन की कटाई कहलाती है। और ये कार्य किसके द्वारा? मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात है रेशम कीट पालन। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों के प्रजनन और प्रबंधन को रेशम कीट पालन के रूप में जाना जा सकता है। विभिन्न प्रकार के जो रेशम होते हैं वे विभिन्न प्रकार के रेशम के कीड़ों को प्राप्त करते हैं। जो रेशम के जो कीट होते हैं उनको किस लिए? रेशम प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। उनको एक उचित तापमान में उनको स्वस्थ रखा जाता है, और उनसे क्या प्राप्त किया जाता है? रेशम प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात है प्रश्न 5। ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। पहला है ऊन की कटाई। सबसे पहले क्या की जाती है? ऊन के जो चरण होते हैं जो ऊन बनाने के, उसमें क्या होता है? सबसे पहले ऊन की कटाई की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है? अभिमार्जन। उसके पश्चात क्या किया जाता है? छटाई। उसके पश्चात किया जाता है जो बर होते हैं उनकी छटाई की जाती है। फिर चौथे स्थान पर आता है उनकी रंगाई, और 5वें स्थान पर उनकी रीलिंग की जाती है। तो यह जो 6 चरण है इनसे ऊन बनती है। रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। तो आप चित्र 3.9 में जो चित्र दिया गया है C और F, उसको आप अपनी पुस्तिका में बनाइएगा। जो शहतूत की पत्ती पर अंडे जो दिखाए गए हैं उसको, और कोकून में विकासशील जो कीट दिखाया गया है उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको चित्र को बनाइएगा। इसके पश्चात है प्रश्न 7। निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है? रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन, वनवर्धन संकेत। पहला, रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है। दूसरा, शहतूत का वैज्ञानिक नाम मॉरिस एल्बा है। तो इसका उत्तर होगा पहला तो रेशम कीट पालन, और दूसरा शहतूत कृषि, क्योंकि रेशम कीट का पालन करते हैं, और दूसरा क्या होता है? वो शहतूत पर ही वृद्धि करते हैं। जो ये शहतूत की पत्तियाँ खाकर रेशम के कीट के जो पादप जो कीड़े होते हैं वो वृद्धि करते हैं। इसके पश्चात है प्रश्न 8। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए वाक्यों से मिलाइए। क है अभिमार्जन। तो अभिमार्जन क्या होता है? जो काटी गई ऊन की सफाई। तो क को हम जो नंबर 5 है उससे मिलान करेंगे, काटी गई ऊन की सफाई। इसके पश्चात है ख, शहतूत की पत्तियाँ। तो जो शहतूत की पत्तियाँ होती है वह किसके लिए भोजन है? रेशम कीट के लिए भोजन है। तो ख का हम जो कॉलम बी में
तीसरे से मिलान करेंगे। इसके पश्चात है ग याक। तो याक जो है वह क्या है, ऊन देने वाला जंतु है। तो उसका हम कॉलम 20 के जो दूसरा है उससे हम उसका मिलान करेंगे। इसके पश्चात है कोकून। जो कोकून होता है वह क्या होता है, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। तो कॉलम बी के जो पहला है उससे हम उसका मिलान करेंगे। इसके पश्चात है प्रश्न 9। इस पाठ पर आधारित एक वर्ग पहेली दी गई है। रिक्त स्थानों को उन अक्षरों से भरने के लिए संकेतों का उपयोग करिए जो अक्षर को पूरा करते हैं। अब यहाँ पे ये एक पहेली दी गई है। इसको आपको नीचे दिए गए कुछ संकेत हैं उनके द्वारा क्या करना है, उनके द्वारा आपको इस पहेली को भरना है। तो जो पहला जो संकेत है वह है सीधे में। सीधे का जो दूसरा है, जो दूसरा बाई से दाई की तरफ है, उसका पहला संकेत है कार्तिक। कार्तिक ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम क्या कहलाता है, वह प्रक्रम वो आपको यहाँ पे भरना है। तो जो ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम है वह क्या कहलाता है, अभिमार्जन। तो इसमें हम पहले में जो दूसरा है जो सीधा, उसमें क्या फिल करेंगे, अभिमार्जन। इसके पश्चात है सीधा ही तीसरा एक प्रकार का जांतव रेशा। अब ये कितने अक्षरों का है, 4 अक्षरों का, 3 अक्षरों का है। तो जो 3 अक्षरों का जो जांतव रेशा है वह कौन सा है, रेशम, है ना। तो इसमें हम रेशम भरेंगे। इसके पश्चात है सीधा ही जो 6 है लंबी धागों जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनाते हैं। तो वह क्या कहलाती है, वह है फाइबर, है ना। तो हम वो लिखेंगे लास्ट में जो 6 दिया हुआ है उसमें फाइबर। इसके पश्चात हम आते हैं ऊपर से नीचे में। तो ऊपर से नीचे में जो पहला है, इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। तो वह क्या होती है, ऊन। इसके पश्चात है चौथा, इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं। तो रेशम कीट किसकी पत्तियों को खाते हैं, शहतूत। इसमें हम चौथे में हम लिखेंगे शहतूत ऊपर से नीचे। 5वां है रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं। तो रेशम कीट के अंडे से क्या निकलते हैं, वह हम यहाँ लिखेंगे क्या निकलते हैं, कैटरपिलर। ठीक है, तो आपको ये इस तरह से फिल करना है। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।